हेलो एवरीवन। आज हम लोग बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 सेट ए कक्षा 12वीं का फिजिक्स देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के डिमांड पे मैं आप लोगों के लिए भौतिकी का 2022 का सेट ए का वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप लोगों की पेपर की तैयारी जिस तरह से केमिस्ट्री की चल रही है, फिजिक्स का भी उसी तरीके से चले और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिले एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों की पूरी तैयारी होती रहे। पहला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। इसका उत्तर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम मीटर तथा विमीय सूत्र m0L/T है। दूसरा क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम को लिखिए। उत्तर है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि फ्लक्स परिवर्तन की दर एक समान बनी रहती है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए। उत्तर है, इसके लिए एक सिंपल फार्मूला दिया हुआ है, फ्रिंज चौड़ाई बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी। इस सूत्र में बीटा जो है वो लेमडा के समानुपाती है, अर्थात तरंग दैर्घ्य बढ़ा देने पर फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके द्वारा आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर है, प्रकाश विद्युत धारा अर्थात प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। उत्तर है, पी प्रकार के अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। धनात्मक एवं ऋणात्मक विभव का अर्थ बताइए। तो उत्तर है, पृथ्वी को कितना भी आवेश दे या उससे कितना भी आवेश लें, उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। धनात्मक विभव का अर्थ, इसे पृथ्वी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से धन आवेशित वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रकार ऋणात्मक विभव का अर्थ है, इसे पृथ्वी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पी प्रतिरोधकता वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई लिखिए, रो है कर दी जाती है, उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर, तार की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल के सिरों को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट से 40 वोल्ट रह जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। उत्तर इसमें हम लोग सिंपल लिखते हैं, एक दिया हुआ है जो उसको मेंशन कर रहे हैं, आर बराबर 20 ओम है, एप्सिलॉन इक्वल टू 50 वोल्ट है और वी इक्वल टू 40 वोल्ट है। सूत्र है आर इक्वल टू आर ई अपॉन वी माइनस 1 से वैल्यू रखेंगे 20 इंटू 50 अपॉन 40 माइनस 1 इक्वल टू है 20 इंटू 1/4 मतलब 5 एम। अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, कोई दो। उत्तर है, विनाशी व्यतिकरण जब समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी बिंदु पर विपरीत कला में अध्यारोपित होती है,
अर्थात जब एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के गर्त पर या इसके विपरीत पड़ती है तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता अथवा आयाम न्यूनतम होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जैसा कि डायग्राम देख सकते हैं, एक श्रृंग ऊपर है, फिर गर्त नीचे, इस तरह से रहेगा। प्रतिबंध, दोनों तरंगों के मध्य कालांतर को पाई का विषम गुणा होना चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों को विपरीत कला में होनी चाहिए, जैसा कि डायग्राम में है। सूत्र के रूप में कलांतर P = 2n-1 होगा, जहां n = 1 to 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या श्रव्य तरंगों का रिक्त आकाश में सीधा प्रसारण संभव है? कारण दीजिए। उत्तर है, श्रव्य तरंगों का रिक्त आकाश में सीधा प्रसारण संभव नहीं है, क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत कम होती है। साथ ही वायुमंडल में अभिगमन करने पर क्षीणन के कारण ऊर्जा में सतत ह्रास जाता है, जिससे इनका आयाम क्रमशः कम होता जाता है तथा कुछ ही दूरी पश्चात आयाम लगभग शून्य हो जाता है, अतः तरंगों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के आधार पर कीजिए। पहला पॉइंट है इसमें विद्युत परिपथ का चित्र, दूसरा है सूत्र की स्थापना। उत्तर, पहले हम लोग विद्युत परिपथ का चित्र देख रहे हैं। इसमें दो तरह के डायग्राम हैं, एक मैं व्हीटस्टोन सेतु वाला डायग्राम लिया हूँ, तुम परिपथ का चाहो तो एक और डायग्राम रहता है, बुक में मिल जाएगा, ले सकते हो। इस डायग्राम में AC मीटर सेतु है, कतार है, R प्रतिरोध है, प्रतिरोध बॉक्स, S जो है ये अज्ञात प्रतिरोध है, E जो दिख रहा है यहाँ डायग्राम में वो सेल है, K जो दिख रहा है ये प्लग कुंजी है, और G जो दिख रहा है वो धारा मापी है। दूसरा है सूत्र की स्थापना। मान लो सिरे A से संतुलन बिंदु B की दूरी AB बराबर x सेंटीमीटर है, BC बराबर हो गया 100-1 सेंटीमीटर, अतः P = 1x तथा Q = हो गया 100-1x हो जाएगा। कुछ नहीं किए, x का गुणा किए हैं, जहाँ x तार AC के प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है। अब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से लिख रहे हैं, तो P/Q = हो जाएगा R/S, वैल्यू रखेंगे 1x/100-1x बराबर R/S, तो R/S = हो जाएगा L/100-L हो जाएगा, S = हो जाएगा R100-L/L हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमन कोण किसे कहते हैं? किसी स्थान पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक H, ऊर्ध्वाधर घटक तथा परिणामी तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। नमन या नति कोण किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन या नति कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि डायग्राम सिंपल देख सकते हैं, H, V और I में संबंध वाला। तो यदि संपूर्ण तीव्रता या परिणामी तीव्रता I, क्षैतिज तीव्रता H, ऊर्ध्वाधर तीव्रता V तथा नमन कोण थीटा है, तो तब I के दो लंबवत घटकों, पहला है क्षैतिज घटक H बराबर हो OA दिशा में तथा ऊर्ध्वाधर घटक V OB दिशा में रहेगा। इस प्रकार I का OA दिशा में घटक H = हो जाएगा I cos थीटा, पहला इक्वेशन है, तथा I बराबर हो जाएगा OB दिशा में घटक V = I sin थीटा, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो I² cos² थीटा प्लस I² sin² थीटा = हो जाएगा H² + V²। सॉल्व करेंगे, I कॉमन निकाल लिए तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा = H² + V²। अब हम जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है, वैल्यू रख देंगे 1, तो I² = हो जाएगा H² + V² हो जाएगा। I का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं तो रूट हो जाएगा H² + V²। यही अभीष्ट संबंध है जो ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। उत्तर, मान लो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती विभवांतर V इक्वल टू हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। ये है इक्वेशन फर्स्ट हमारा, जिससे उस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये है हमारा इक्वेशन सेकेंड। विभव विद्युत वाहक बल और धारा के बीच कालांतर है, अतः परिपथ की ताक्षणिक शक्ति P इक्वल टू V इंटू आई। V और I का मान रखने पर P इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो बराबर हो जाएगा V0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। 1/2 V0 I0 2 साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये हम लोग 1/2 का मल्टीप्लाई किए हैं 2/2 का, तो 1/2 V0 I0 इक्वल टू हो जाएगा cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। ये एक सिंपल फार्मूला से आता है 2 साइन ए साइन बी से। P इक्वल टू हो जाएगा 1/2 V0 I0 cos 5 माइनस 1/2 V0 I0 cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत मान शून्य होता है। अगर इसका मान हम शून्य रख देंगे तो सेकेंड वाला स्टेप पूरा जीरो हो जाएगा। अतः एक पूर्ण चक्र में परिपथ की औसत शक्ति P इक्वल टू हो जाएगा 1/2 V0 I0 cos 5। P एवरेज इक्वल टू हो जाएगा V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2 cos 5। √2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। P एवरेज बराबर हो गया VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5। cos 5 को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। इसका मान परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ये शक्ति गुणांक है यहाँ पर cos 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों के 2 गुण तथा 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। उत्तर, एक्स किरणों की खोज सन 1895 में रोंटजन ने की थी। 2 गुण, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक क्रिया करती है, गैसों को आयनित करती है तथा प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। 2 उपयोग, पहला कैंसर के उपचार में और सेकंड है मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 15, प्रकाशिक तंतु क्या है? इसके उपयोग लिखिए, कोई 4। उत्तर, प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग में अल्प दूरी या लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। उपयोग, इनका उपयोग दूर संचार में सिग्नलों को संप्रेषित करने में किया जाता है। इनका उपयोग चिकित्सीय एवं प्रकाशीय परीक्षण में प्रकाश नली की भांति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयावतल लेंस के गोली पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। यदि वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तर है, इसके लिए पहले हम सूत्र लिख रहे हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब जो वैल्यू दिया है पुटअप का, म्यू इक्वल टू दिया है 1.5 अपवर्तनांक, R1 दिया है -20 सेंटीमीटर, R2 है 20 सेंटीमीटर। तो वैल्यू रखेंगे 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1.20 माइनस 1.20, तो 0.5 इंटू 2/20 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के संगत फोटॉन की ऊर्जा 9.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल है,
तो 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के संगत फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी। उत्तर, पहले हम लोग ऊर्जा के सूत्र लिख रहे हैं। ई बराबर हो जाएगा 1/λ, तो E1/E2 इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। λ2 की वैल्यू रख देंगे, E2 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 9.92 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3/2 हो जाएगा। वैल्यू 14.88 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी में तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा व सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किस परास का होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है। तो उत्तर है 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/n1 - 1/n², जहाँ n 2, 3, 4, 5 डिजिट हो सकता है। सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य n इक्वल टू लेमडा के लिए 1215 एंगस्ट्रॉम तथा सबसे छोटा तरंग n इक्वल लेमडा के लिए 912 एंगस्ट्रॉम होता है। इस श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के बैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर, नाभिकीय विखंडन किसी भारी परमाणु के किसी नाभिक का लगभग 2 समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिकों में टूट जाने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 92U235 इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तो दो होता है बेरियम और क्रिप्टॉन। 56 144 और 36 89 और 3 न्यूट्रॉन फिर से रिलीज होता है, जो पुनः विखंडन में यूज होता है। नेक्स्ट है, दिष्टकारी किसे कहते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी के विद्युत परिपथ का चित्र एवं समय के साथ निवेशी व निर्गत विभव ग्राफ बनाइए। उत्तर, दिष्टकरण प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। इस हेतु प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। चित्र में एसी निवेशी प्रत्यावर्ती उल्टा स्रोत, टी अपचाई ट्रांसफार्मर, डीपीएन संधि डायोड और आर लोड है। तो इस तरह से एक सिंपल देख सकते हैं, जिसमें निवेशी उल्टता प्रतिरोध एसी है और निर्गत जो है वो डीसी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक्स तथा वाई द्वारा अंकित लॉजिक गेट की पहचान कीजिए तथा सत्यता सारणी बनाइए। एक लॉजिक गेट दिया हुआ है, ए बी एक्स और वाई से गुजर रहा है, निर्गत जेड है। तो लॉजिक गेट का नाम है नॉर गेट और इसके लिए सत्यता सारणी है। अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, और चूंकि नॉर गेट है मतलब इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 हो जाएगा, बार लग जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, मॉड्यूलन क्या है। संदेश सिग्नल को भेजने के लिए मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर, मॉड्यूलन न्यून आवृत्ति के संदेश सिग्नल को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहते हैं। मॉड्यूलन की आवश्यकता, पहला है, कम आवृत्ति के संदेश सिग्नल को प्रसारित करने के लिए लंबे एंटीना की आवश्यकता होती है, जो संभव नहीं है। दूसरे है, कम आवृत्ति के सिग्नल के लिए एंटीना की प्रभावी विकिरण शक्ति बहुत ही कम होती है। तीसरा है, एक ही साथ कई प्रेषितों से प्रेषित विभिन्न सिग्नल आपस में मिल सकते हैं। उपर्युक्त कारणों से मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है। तो 3 कारण देख सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संजय के विद्यालय के शिक्षक कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए समय हेतु एनटीपीसी कोरबा ले गए। वर्तमान में कोयले और
गैस से एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा 43,128 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन किया जाता है। एनटीपीसी लिमिटेड देश में सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। संजय ने उपकरण को देखकर शिक्षक से उपकरण के बारे में पूछा। शिक्षक ने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है। शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के विषय में उनसे प्रश्न पूछा। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दूसरा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मुख्य भागों का नाम लिखिए। और तीसरा है, संजय तथा शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर पहला है, जनित्र अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा इसका आंसर है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मुख्य भाग क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय और ब्रश है। संजय में सजगता, नई वस्तुओं को जानने की ललक तथा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी। शिक्षक में विद्यार्थियों की समाधान को हल करने की क्षमता तथा पढ़ाने की ललक थी। दूसरा इसका पाठ था, धीरज के विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु पावर प्लांट पर ले गए थे। शिक्षक ने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का प्रेषण लंबी दूरियों तक शहरों में किया जाता है। इसके लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। धीरज ने शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और ट्रांसफार्मर के विषय में उनसे प्रश्न पूछे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में दो अंतर लिखिए। और तीसरा है, धीरज तथा शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर पहला है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा इसका उत्तर था, अपचाई तथा अपचाई में ट्रांसफार्मर में अंतर। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर पहला है, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा देता है। अपचाई में यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती विभवांतर को कम कर देता है। उच्चाई में देखना है, यह धारा की प्रबलता को घटा देता है। और अपचाई जो है, यह धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। तीसरा इसका उत्तर था, धीरज जिज्ञासु तथा जागरूक है। शिक्षक महोदय विषय के ज्ञाता व छात्रों को पढ़ाने के लिए ललायित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, किसी गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन हेतु μ-1/r μ/v-1/u का निगमन कीजिए जहां संकेतों के अर्थ सामान्य हैं। तो उत्तर है, मान लो SPS अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, P उसका ध्रुव तथा C वक्रता केंद्र है। इसके बाईं ओर विरल माध्यम वायु तथा दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है चित्र अनुसार। मान लो एक अवतल अपवर्तन पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका आभासी प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है।
डायग्राम जैसे बता सकते हैं। जितने पॉइंट देखे हैं इसको स्किप करके फिर से देख सकते हैं, डायग्राम को फिर से बैक करके जो भी थ्योरी है सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्रतिबिंब आई पर बन रहा है, वस्तु वो है। आपतन कोण OAC है, अपवर्तन कोण QANR है, अतः IAC बराबर हो जाएगा QAN, है ना। स्नेल के नियम से म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। साइन आई और साइन आर के मान बहुत कम होते हैं, इसलिए साइन आई इक्वल टू आई और साइन आई आर इक्वल आर है, तब समीकरण में रखेंगे तो आई इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। माना आपतन कोण ए अपवर्तन कोण मतलब अल्फा बीटा तथा अभिलंब कोण थीटा है, तब कोण AOC में बहिष्कोण आई इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा होगा। अल्फा प्लस थीटा तो आई बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। AIC में बहिष्कोण बीटा इक्वल टू आर प्लस थीटा है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस थीटा। समीकरण 2 में मान रखने पर, अब मान रखेंगे तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू म्यू थीटा माइनस बीटा हो जाएगा। म्यू माइनस 1 थीटा इक्वल टू म्यू बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो। और अल्फ़ा इक्वल टू होता है 10 अल्फ़ा, तो AM अपन MO या AM अपन PO हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू 10 बीटा AM अपन MI या AM अपन PI हो जाएगा। दोनों की वैल्यू थीटा इक्वल टू हो गया 10 थीटा, तो AM अपन MC या AM अपन PC हो जाएगा। समीकरण 3 में मान रखने पर जितने भी मान हैं अल्फ़ा बीटा और थीटा का रख देंगे, तो हमारा मान रखने पर म्यू माइनस 1 AM अपन PC इक्वल टू म्यू AM अपन PI माइनस AM अपन PO हो जाएगा। सॉल्व करेंगे म्यू माइनस 1 अपॉन PC हो जाएगा और म्यू अपॉन PI माइनस 1 अपॉन PO, AM कॉमन निकाल के क्रॉस कर दिए हैं, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। किंतु PO इक्वल टू माइनस यू PI वर्ग माइनस V तथा PC बराबर माइनस R है, तीनों वैल्यू रखेंगे तो म्यू माइनस 1 अपॉन हो जाएगा कौन सा माइनस R, और इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस माइनस V और माइनस 1 अपॉन माइनस U हो जाएगा। या फिर हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, तो म्यू माइनस 1 अपन आर हो जाएगा, म्यू अपन V माइनस 1 अपन U, यही सिद्ध करना था। तो सिंपल था, इसका डेरिवेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट था इसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचकर आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस सत्र के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल और संयुक्त दोनों ही पढ़ के जाना है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। उत्तर आवर्धन क्षमता तो की गणना प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन क्षमता स्मॉल m बराबर हो जाएगा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे हो जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण हो जाएगा। ये है हमारा आवर्धन क्षमता का सिंपल सूत्र। अब आगे हम लोग इसका डायग्राम देख रहे हैं। पहला वाला डायग्राम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बन रहा होगा, और दूसरा डायग्राम हम लोग देख रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ही जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो, अनंत पर। अनंत पर बनेगा तो पैरेलल लाइन जाएगा, और दूरी निश्चित दूरी पर बनेगा तो नॉर्मल रहेगा। यदि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण दृष्टिकोण बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना कोण अल्फा हो, तो आवर्धन क्षमता स्मॉल m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। चूँकि अल्फ़ा और बीटा के मान अत्यंत कम होते हैं, अतः अल्फ़ा बराबर 10 अल्फ़ा तथा बीटा बराबर 10 अल्फ़ा हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू अगर मान रखते हैं तो m इक्वल टू हो जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। एक सिंपल डायग्राम बना रहे हैं जिसमें स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फ़ा दिखाया गया है। अब 10 अल्फ़ा बराबर डायग्राम से AB अपॉन हो जा रहा है D लंबटे आधार से, तो 10 बीटा बराबर हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन EB डैश हो जाएगा।
समीकरण 1 में मान रखेंगे तो m बराबर a डेस b डेस ऑब्लिक ई बी डेस हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा ए बी अपॉन डी। m बराबर हो जाएगा, उसको सॉल्व कर रहे हैं तो अलग अलग कर लिए। अब चित्रानुसार त्रिभुज ए ओ बी और ए के समरूप है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समीकरण में 2 में मान रखेंगे तो m इक्वल टू ओ बी डेस अपॉन ओ बी इंटू डी अपॉन हो जाएगा ई बी डेस हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सिंपल कैलकुलेट करना है, केवल वैल्यू इसमें पुटअप कर रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया है। अब चिन्ह परिपाटी से ओ बी अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी माइनस यू जीरो हो जाएगा, ओ बी डेस अभिदृश्यक से प्रतिबिंब ए डेस बी डेस की दूरी वी जीरो, ई बी डेस नेत्रिका से वस्तु की दूरी माइनस यू ई, डी स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी तो माइनस कैपिटल डी मान रखेंगे तो एम इक्वल टू आ जाएगा वी जीरो अपॉन माइनस यू जीरो इंटू माइनस डी अपॉन माइनस यू ई, या एम बराबर हो जाएगा माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो इंटू डी अपॉन यू ई हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 4 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। मान लो नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई है, तब u इक्वल टू माइनस यू ई तथा v इक्वल टू माइनस डी। अब लेंस के समान सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से वैल्यू रखते जाएंगे। 1/f ई बराबर हो जाएगा 1/ माइनस डी माइनस 1/u ई, 1/f ई बराबर हो जाएगा माइनस 1/d प्लस 1/u ई। दोनों पक्षों में अब कैपिटल डी का गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में अगर कैपिटल डी का गुणा करेंगे तो हमारा इसका सूत्र क्या हो जाएगा, डी अपॉन एफ ई इक्वल टू डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन यू ई। तो डी अपॉन एफ ई इक्वल टू -1 प्लस डी अपॉन यू हो जाएगा, डी अपॉन यू ई इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। समीकरण 4 में डी अपॉन यू ई का अब मान रखेंगे, जो अभी वैल्यू निकाले हैं इसी वैल्यू को डी अपॉन यू का समीकरण 4 में रखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एम इक्वल टू माइनस वी जीरो अपॉन यू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारा हो गया इक्वेशन 5। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई v0 प्लस वी यू ई होगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यदि प्रतिबिंब ए डेस बी डेस नेत्रिका ई के फोकस पर बनता है तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस स्थिति में यू ई इक्वल टू एफ ई हो जाएगा तो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो इंटू डी अपॉन एफ ई। ये हमारा इक्वेशन 6 हो जाएगा। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई वी जीरो प्लस एफ ई हो जाएगा, तो जो यू ई था वो अब एफ ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गास प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से अनंत एक समान आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। उत्तर, गाउस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q हो तो गॉस प्रमेय से उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू Q/ε0 होगा। आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर के दूसरी ओर स्मॉल r दूरी पर दूसरा बिंदु P डैश इस प्रकार लो कि P डैश चादर के लंबवत हो। एक सिंपल डायग्राम हम लोग बनाए हैं, इसमें आवेश के अनंत चादर का विद्युत क्षेत्र देख सकते हैं, प्लेट है। अब चादर के आर पार P डैश अक्ष वाले एक बेलन की रचना करते हैं। मान लो इस बेलन के वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल A है। अब बेलन का बंद पृष्ठ गासी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। गासी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश
Q0 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। बेलन का वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, अतः वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। थीटा इक्वल टू अगर 90 है तब, अतः बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए प्लस ई ए हो जाएगा। अब फाई ए इक्वल टू 2 EA हो गया, ऐड हो जाएगा दोनों। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। नेक्स्ट, परंतु गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जैसा कि हम प्रमेय में पढ़े हैं। ये थर्ड इक्वेशन है। समीकरण 2 और समीकरण 3 से 2EA इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 या E इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0A हो जाएगा, या एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। समीकरण 1 में मान रखेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0A या एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही अभी व्यंजक है, सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र किसे कहते हैं? किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। संधारित्र का एक उपयोग लिखिए। ये हमारे अथवा वाले क्वेश्चन का था। नेक्स्ट उत्तर है संधारित्र। संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत बढ़ाई जा सकती है। वास्तव में संधारित्र विद्युत ऊर्जा अर्थात आवेश संचित करने का साधन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मान लो ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है तथा उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल a है। दोनों के मध्य k परावैद्युतांक वाला माध्यम है। प्लेट A को प्लस q आवेश देने पर प्लेट B के समीपवर्ती तल पर माइनस q आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस q आवेश प्रेरित हो जाता है। चूँकि B पृथ्वी से संबंधित है, प्रेरित आवेश प्लस q पृथ्वी में चला जाता है और B पर केवल माइनस q आवेश शेष रहता है। इस प्रकार यदि प्लेट A पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो B पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा, जहाँ सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होगा। अब एक सिंपल समांतर प्लेट संधारित्र दिया हुआ है A और B के पॉइंट, जिसमें B को हम अर्थ से कनेक्ट किए हैं। अतः दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। अब A और B के बीच विभवांतर बराबर तीव्रता इंटू दूरी हो जाएगा V इक्वल टू इंटू डी। आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन क्यू डी इंटू के ए एप्सिलॉन 0। C के वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो लास्ट में वैल्यू आएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। वायु निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 होता है तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। उपयोग है शक्ति गुणांक को, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से संधारित्र के लिए व्यंजक हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर का, एम्पियर का परिपथी नियम लिखे तथा इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। उत्तर है किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। अर्थात रेखीय समाकलन B इंटू डी एल इक्वल टू μ0I, जहाँ कि समाकलन किसी बंद वक्र के अनुदिश रेखीय समाकलन प्रदर्शित करता है। μ0 निर्वात की चुंबकीयशीलता कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग को इसके आगे डिफाइन करना है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। मान लो PQRS एक परिनालिका है जिसके प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n तथा बहने वाली धारा I है। चित्र में हम लोग दिखाएंगे। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र
बी वेक्टर एक समान तथा बाहर लगभग शून्य होता है। तो इसके डेरिवेशन को हम मतलब इसके लिए आगे जो व्यंजक है जब बनाएंगे तो पहले ये थ्योरी अच्छे से स्पष्ट लिखना है, फिर डायग्राम बनाते हैं। देखिए धारावाही परिनालिका जो हम लोग बोल रहे हैं में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो है वो हमें परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। कोई भी एक बिंदु है जिसमें निकालना है। इसके लिए एक आयताकार एम्पियर रूप ABCD की कल्पना करें जिसकी भुजाएं ABCD परिनालिका के अक्ष के समानांतर हो। तब आयत ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन B इंटू डी एल इक्वल टू हो जाएगा A से B इंटू डी एल प्लस BC B इंटू डी एल प्लस CD B इंटू डी एल प्लस DA B इंटू डी एल। ये हमारा इक्वेशन है। अब A से B इंटू डी एल बराबर होगा B इंटू डी एल कॉस 0 अंश हो जाएगा। फिर बराबर आ जाएगा B इंटू डी एल बराबर आ जाएगा B चूक को बाहर निकालेंगे डी एल, B का मान नियत रहता है तो बराबर आ जाएगा BX, जहाँ X भुजा AB की लंबाई है। तो B से C करेंगे तो B डी एल कॉस 90 हो जाएगा 0। तो चूँकि यहाँ से इक्वेशन हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी सॉल्व करते जाएंगे। कॉस 0 आ जाएगा B इंटू डी एल, अगर D से 1 निकलेंगे सभी का मान रखेंगे तो B इंटू डी एल बराबर BX प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। तो लास्ट में आ जाएगा B इंटू डी एल इक्वल टू BX हो जाएगा। अब फिर B इंटू डी एल इक्वल टू हो जाएगा μ0 इंटू आयत ABCD घुरी हुई कुल धारा। तो कुल धारा का मान NXL है, I है यहाँ पर। तो दोनों का वैल्यू अगर हम समीकरण 2 और 3 से रखेंगे BX इक्वल टू हो जाएगा μ0 NXI और बीटा इक्वल टू हो जाएगा μ0 NI। यही धारावाही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। अथवा वाले पुस्तक है चल कुंडली धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। पहला है नामांकित रेखाचित्र और दूसरा है सिद्धांत। नामांकित रेखाचित्र चल कुंडली का देख सकते हैं। एक सिंपल इस तरह से चल कुंडली धारामापी बना सकते हैं जिसमें NS ध्रुव खंड, एक कुंडली, C क्रूड, S1 S2 हेयर स्प्रिंग, T1 T2 संयोजक पेंच, P1 P2 चूल और S पैमाना है। सिद्धांत जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तो उस पर कार्य करने वाले विक्षेपक बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। यह बल आघूर्ण कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास करता है। इस विक्षेपक बल आघूर्ण का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। एक इक्वेशन टाउ इक्वल टू NIAB हो जाएगा, जहाँ N कुंडली में फेरों की संख्या है, I उसमें बहने वाली धारा, A उसका क्षेत्रफल तथा B चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण है। पर इस विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण कुंडली घूमने लगती है जिससे निलंबन तार अर्थात फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है और उसमें ऐंठन बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। यह ऐंठन बल आघूर्ण कुंडली के घूमने का विरोध करता है। ऐंठन बल आघूर्ण का मान कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। जब इस ऐंठन बल आघूर्ण का मान कुंडली के विक्षेपक बल आघूर्ण के बराबर हो जाता है तो कुंडली संतुलित होकर रुक जाती है। मान लो फास्फर ब्रांच की पत्ती निलंबन तार में उत्पन्न ऐंठन अर्थात कुंडली का विक्षेप फाई है, तब N बल आघूर्ण K फाई होगा, जहाँ K एकांक ऐंठन के लिए ऐंठन बल आघूर्ण है। इसे ऐंठन दृढ़ता भी कहते हैं। संतुलन की अवस्था में विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर ऐंठन बल आघूर्ण
NIAB बराबर K5। I बराबर हो जाएगा K/NAB इंटू 5 या I बराबर GB, जहाँ ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। G की वैल्यू है K/NAB, एक नियतांक है जिसे धारा मापी नियतांक या दक्षता नियतांक कहते हैं। समीकरण 1 से I समानुपाती फाई अर्थात चल कुंडली धारा मापी में बहने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रम अनुपाती होती है। यही चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि 2022 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बार बार रिपीटेड में देखना है, ज़्यादा बेटर है। वीडियो चला दीजिए, ध्यान से सुनिए, और अगर सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और बार बार रिपीटेड में देखना ना भूलिए। दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि अपडेट मिलते रहे।